सुप्रभात छात्रों, जोहार। मैं अमरीश कुमार, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा के अंदर विद्यार्थियों सेमेस्टर 1 में जो CC1 पेपर है उसका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करेंगे, जिसमें कि आपको प्राचीन भारत से 300 BC तक यानी 300 ईसा पूर्व तक का जो है सिलेबस है उसको करेंगे। इस समय का जो महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपको कुछ भागों में विभाजित है, जैसे कि आपको पुरातात्विक जो स्रोतों पर आधारित है, जिसको कि प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल मतलब कि इसमें जो भी स्रोत हमको मिलते हैं वो पुरातात्विक स्तर पे मिलते हैं, और ये पुरातात्विक स्तर के जो स्रोत होते हैं, जैसे कि शिलालेख हुए या आपको गुफा हुए या जो भी चीज़ें आपको है पत्थर के औजार हुए, इनके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है ये 3 भागों में विभाजित है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, और आगे हम लोग इसको और एक्सपेंड करके देखते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसको कि चालकोलिथ भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इस काल में हम लोगों को बहुत सारा चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुर्ज ओम और गुफ कराल। ये नवपाषाण कालीन स्थल है, जिसको कि नियोलिथिक भी बोलते हैं। ये कश्मीर में पाया जाता है, जिसमें कि आदमी गड्ढे में अपना निवास करता था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसी काल में एक बहुत महत्वपूर्ण है आपको मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण है बलूचिस्तान में, जबकि 7,000 ईसा पूर्व जो है सबसे पहले कृषि का अवशेष यहाँ पे देखा गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुल डीवा। यहाँ पे चावल के सभी प्रकार के अवशेष उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल को चालकोलिथ बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि चालकोलिथ किसको बोलते हैं? ताम्रपाषाण कालीन स्थल को। तो पूरा पाषाण काल को स्टोन एज बोलते हैं, और उसके बाद मध्य पाषाण काल है, जिसमें कि आपको 2 महत्वपूर्ण आपको स्थल है पूरा पाषाण कालीन में, जो है एक आपको मगधा और जो है सराय नाहरा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूपी में ही है और MP में है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल मतलब जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत और जो है साहित्यिक स्रोत दोनों ही उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल, जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत पे ही केवल हम लोग निर्भरता है, जिसको कि हम कार्बन डेटिंग से और बहुत तरह के जो रिसर्च से जो है पता लगाते हैं कि किस काल में क्या क्या हुआ, काल निर्धारण करते हैं। और जो आदि ऐतिहासिक काल में जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों ही हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता, जो कि पिक्टोग्राफी सभ्यता थी, जो कि चित्रात्मक सभ्यता थी, जो कि अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका। इसके बाद दूसरा जो है आपको महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक स्रोत जो है उसमें जो लिखा हुआ है उसको जो है हम लोग देखते हैं, और पुरातात्विक स्रोत, तो ये दोनों ही आपको आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं, जिसमें कि वैदिक काल भी आ जाता है और हड़प्पा काल भी आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक काल, इसमें जो है कि हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है या विदेशियों का जो विवरण है, वो तीनों का ही अध्ययन करते हैं, और इसमें हम लोग बहुत सारी जानकारी हम लोग साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, और उसको हम लोग अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बाकी का काल जो है हम लोग ऋग्वेद के बाद जो है अथर्ववेद और सामवेद और यजुर्वेद, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं, और बहुत सारे जो है ब्राह्मण, आरण्यक और जो है उपनिषद, पुराण, ये सब का अध्ययन करते हैं, और बाद में जो है इतिहासकारों के द्वारा जो भी काव्य महाकाव्य लिखा गया, ये सब का अध्ययन करके काल निर्धारण करते हैं। हम लोग 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी जो लिखा था उसको जो है कि कलहन ने, जो कि वो महत्वपूर्ण जो है आपको ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जाना जाता है आगे, कि ये कैसे होता है कि इतिहास को तिथिवार कैसे किया जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, जो कि सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख जो मिला गया है मध्य एशिया में बोगज कोई स्थल है, वहाँ से मिला गया है मध्य एशिया में, जिसमें कि 1400 ईसा पूर्व में मिला है। और इस अभिलेख में जो इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य, ये जो है चारों वैदिक देवता का उल्लेख है। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है मस्की, गुर्जरा, निट्ठुर और उदय गोलम। ये जो है अशोक के इस पे नाम लिखे हुए हैं इस अभिलेखों पे, ये भी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके अलावा अशोक जो है मुख्य अभिलेख जो है उसका ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी और आर्यमाइक
4 प्रकार के लिपियों में लिखा गया है। ये हमेशा ही क्वेश्चन आता है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है वो है आपको राजदूत जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस जो यूनानी राजदूत था, यवन राजदूत हेलियोडोरस, उसने बेस नगर यानी विदिशा यानी एमपी में जो है एक जो है आपको गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रथम शताब्दी में जो ये हुआ था लगभग। तो इस तरह से देखते हैं। इसके बाद देखते हैं शीशे के सिक्के किसने चलाए। तो शीशे के सिक्के जो है सातवाहनों ने चलाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा सिक्के जो है गुप्तोत्तर काल में जो है, लेकिन गुणवत्ता जो है उसकी कमी हो गई थी। और सबसे सोने की गुणवत्ता सबसे अच्छे जो है कुषाण काल में था। ये भी हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में जो है सोने के सिक्के आपको सबसे उच्च गुणवत्ता वाले चलाए गए। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है आपको पढ़ने होते हैं। इसी तरह जो है कुछ अभिलेख जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि नासिक अभिलेख। ये किसका है भाई? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का है नासिक अभिलेख। बहुत बारी क्वेश्चन आता है। उसी तरह रुद्रदामन अभिलेख जो है गिरनार में जो गुजरात में है, वो जो है आपको जूनागढ़ का अभिलेख उसका है रुद्रदामन का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप अभिलेख को भी पढ़ेंगे तो आपको सबको पता चलेगा कि किस राजा ने किस अभिलेख को लिखा। इसी तरह भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने लिखा है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण है यहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है, चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय 6वीं शताब्दी में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये इन्होंने लिखा है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है आपको कि प्रयाग अभिलेख किसने लिखा है। और मंदसौर अभिलेख ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखा है। तो इस तरह से इन अभिलेखों को हम लोग को पढ़ना जरूरी है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है, बहुत बारी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें जो है आपको दिखाई देती हैं कि हम लोग को पढ़ना है। इस वजह से चारों वेद है उससे रिलेटेड सब चीजों को पढ़ना है। जैसे ऋग्वेद हुए जो कि वैदिक काल में लिखे गए, और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो तीनों वेद हैं आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको गद और पद दोनों में ही लिखा गया है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामवेद जो है ये संगीत पे आधारित इसका वेद है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र और जादू टोना पे आधारित है, ये भी पूछा जाता है हमेशा। अथर्ववेद का एकमात्र जो है ब्राह्मण होता है वो गोपत ब्राह्मण है। और इसके जो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मंडूको उपनिषद हैं। तो इस तरह से इनके उपनिषद भी होते हैं। तो ये सभी हम लोगों को देखना है। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है राजत्व का सिद्धांत और राज अभिषेक के उल्लेख है, राज अभिषेक का उल्लेख है और राजा को दैवीय शक्ति का उल्लेख है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि राजा जो 4 प्रकार के यज्ञों में पार्टिसिपेशन करता था। सबसे महत्वपूर्ण जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ हुआ, उसके बाद वाजपेयी यज्ञ हुआ, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ, और एक अरिष्टोटोमी यज्ञ हुआ जो अग्नि को समर्पित यज्ञ होता था। तो इस तरह से ये यज्ञ भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। उस समय जो ऋग्वैदिक काल में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी, कबलाई सभ्यताएं थी। तो इस तरह से ये भी आपको जानना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है कि प्राचीन भारत में हम लोगों को ध्यान देने की चीज़ें हैं। इस तरह से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको कि जो भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया? तो फायान आया था। उसी तरह ह्वेनसांग कब आया था? तो वो आपको हर्षवर्धन के समय में आया था। तो इस तरह से कौन विभिन्न यात्री कब कब आए इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो राजाएं हैं उनको जो है जैसे कि 16 महाजनपद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जो 6वीं शताब्दी में आपको देखा गया है। उसी समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी उल्लेख हम लोग देखते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध के बारे में सारा हम लोग जानकारी लेंगे, जिसमें कि महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे और उनको निवारण कैसे प्राप्त हुआ, महाविष्करण घर क्या त्याग किए, और उनको जो है कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, सबसे पहला उपदेश जो है ऋषिपत्तनम में दिया। तो इस तरह से उनके संबंधित सारी जानकारी हम लोग को देनी पड़ेगी। उसी तरह महावीर जैन के बारे में भी सबसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। उन्होंने अहिंसा को जो है सबसे 5 जो महाव्रत हैं उनमें अहिंसा को डाला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 जैन तीर्थकर होते हैं, ये हमको जानना है। पहले दूसरे दिन तीर्थकर, उसके 23वें 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ, उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को इस समय में हम लोगों को देखना है। इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद काल में? तो 275 बार हुआ। अग्नि का उल्लेख कितने बार? 250 बार का हुआ है। तो इस तरह से जो है कि जन का उल्लेख कितना हुआ है? 275 बार
बार है, विष का उल्लेख कितना हुआ है, 170 बार है। तो इस तरह से सबका जो है कितनी बार उल्लेख हुआ है ये भी हम लोगों को पढ़ना है। इसी तरह हम लोग देखना है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उसमें व्यापारी वर्ग का उसमें ज़्यादा सर्वोच्च था, और समाज जो था कि वो समाज अभी जो है किसी तरह के वर्ग विभेद में नहीं था। हाँ, लेकिन ऊंची और नीची जातियों में ऊंचे और नीचे लोग थे, जो कि आपको पश्चिमी जो दुर्ग एरिया था ऊंचे लोग रहते थे जो कि संपन्न लोग थे, और नीचे जो पूर्वी एरिया जो कि आपको नदी तट या के क्षेत्र थे उसमें गरीब लोग और मजदूर लोग रहते थे। तो इस तरह से विभाजन तक किलेबंदी की गई थी। इस तरह से जो चित्रात्मक लिपि पिक्टोग्राफी जो है आपको जो है वो बहुत बार पूछा था, 400 चित्र हैं जो अभी पढ़े नहीं जा सके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक का जो है ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख पढ़ा था। ये बहुत पूछा जाता है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इस तरह से हड़प्पा स्थल कब खोजा गया, तो आपको 1921 में खोजा गया। दयाराम साहनी के स्तर से मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, तो राखालदास बनर्जी से 1922 में खोजा गया। किस नदी के किनारे जो है हड़प्पा के कौन कौन स्थल हैं ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे रावी नदी के किनारे जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है आपको हड़प्पा है। हड़प्पा में R37 जो है जो स्थल आपको पाए गए। तो हड़प्पा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसी तरह मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, इनको दोनों की राजधानी भी बोला जाता है हड़प्पा स्थल के लिए। तो ये भी दो महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, विशाल स्नानागार ये मिला है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ा स्नानागार मिला गया है। अन्न भंडार भी यहाँ पे मिला गया है मृतकों, और इसको मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे मिला है, और इसको जो है मृतकों का टीला बोलते हैं। इसी तरह जो है कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों को बोलते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें जो है लोथल से जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड मिला है, यानी बंदरगाह मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों जो है फैक्ट्स जो है तथ्य जो है आपको आते हैं। और सभी जो महत्वपूर्ण स्थल है वो किस नदी के किनारे हैं, जैसे कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद सुतकांडे डोर जो है दास नदी के किनारे है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है। तो इस तरह से जो है आपको हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ जो है, जैसे रोपड़ हुआ वो आपको सतलज नदी के किनारे है, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज़ देखते हैं इसमें। तो और उसके बाद सारे जो स्थल है, जैसे कि लिपस्टिक बनाने का कारखाना कहाँ मिला, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला। तो इस तरह से कालीबंगा में जो है कि जुते हुए खेत का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको देखते हैं जो कि प्राचीन भारत से और जो है कि 6ठी शताब्दी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपद की राजधानियों को हम लोग देखेंगे कि अंग का कहाँ ये राजधानी चंपा था। तो इस तरह से सभी का जो है आपको राजधानी देखेंगे कहाँ कहाँ है। और इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि इस काल में जो समाज है, धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे कि आपको उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति और विधत नाम की 3 सभाएं ये थे, समितियाँ संस्थाएं थीं, जिसमें सभा जो कि उच्च वर्ग लोगों या बुजुर्गों से थे, समिति जो कि जन प्रतिनिधियों से संबंधित थी, जिसका कि राजा जो है कि कबीले का सरदार नेतृत्व करता था, और विधत जो है लूट माल के जो संबंधित विभाजन होता था उसके लिए होता था। तो इस तरह से जो है जैसे कि समिति का अध्यक्ष को ईशान बोलते हैं, है ना, और अथर्ववेद में तो समिति को नरिष्ठा भी बोला गया है। तो इस तरह से बहुत ही चीज़ें जो है इसमें पढ़ने के। निष्क एक बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्ट पूछा जाता है। निष्क जो है एक सोने का आभूषण भी होता है या सोने का ढेला भी होता है। और इस तरह से देखते हैं स्वर्ण आभूषण का ज़्यादा, स्वर्ण या आपको जो है हिरण्य जो सोने की मुद्राओं को बोलते हैं, शतमान जो है चांदी की मुद्राओं को बोलते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के तथ्य जो है हम इसमें देख सकते हैं। अगले क्लास में मैं इसी सेक्शन में और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो कि अभी नहीं कर पाया। तो इन प्रश्नों को आप जो है कि तैयारी कर लें, जो बार बार मेरे वीडियो को सुने, और इससे बहुत सारे तथ्यों को आप मिलेंगे। इसके अलावा इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें अगर आप पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। रोमिला थापर को पढ़ते हैं, डी कौशाम्बी को पढ़ सकते हैं, जैन एन माथुर को पढ़ सकते हैं, सिरमाली को पढ़ सकते हैं, सिरमाली को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत जो है आपको एल बासम को पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी किताबें जो हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इस किताबों को पढ़ने से और ज़्यादा अध्ययन कर पाएंगे और आपको बहुत ही तथ्य और नए नए मिलेंगे। और इसको जो आप नोट डाउन करके आप याद कर सकते हैं, जो कि आपको पीजी फर्स्ट क्लास जो सेमेस्टर उसमें बहुत सहयोग होगा। आगे जो आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा देंगे उनमें ये सारे फैक्ट्स पूछे जाएंगे। इसलिए आप आज ही से तैयारी इसमें अच्छे से करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, जो कि आपको सिविल सेवा और अन्य सेवाओं के लिए तैयारी करने में मदद प्राप्त होगी। तो छात्रों, आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें, बार बार देखते रहें। और इस लॉकडाउन के पीरियड में अब जो कि अनलॉक हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा। आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।